गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडी। संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में देखेंगे जैविक अणु से संबंधित क्वेश्चन। जैविक अणु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी फार्मा के छात्र और बी फार्मा के छात्र सभी लोग ध्यान दें। ये आप लोगों के लिए स्पेशली आर पार की लड़ाई के तौर पर बनाया गया है यह वीडियो। इसके पहले का पार्ट 1 आप लोगों को दिया जा चुका है जैविक अणु से। ये पार्ट 2 है, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये आशा आर पार की लड़ाई में आप लोग पूरे सेशन को ध्यान से देखेंगे और पूरे मनोयोग से प्रत्येक क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ता हूँ। और इसके पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। ध्यान दीजिएगा, जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि से सर्वप्रथम कौन सा जैविक अणु बनता है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है मंड, दूसरा सेलुलोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा फ्रक्टोज। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग उत्तर बताने का कष्ट कीजिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचे। ध्यान दीजिएगा, जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन के प्रवेश से सर्वप्रथम कौन सा जैविक अणु बनता है? तो ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज होगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ें। ध्यान दें, जैविक अणुओं में नाइट्रोजन के प्रवेश पर सबसे पहले किसके अणु बनते हैं? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रवेश पर सबसे पहले किसके अणु बनते हैं? नंबर 1 ग्लूमेटिक के, दूसरा है ग्लूटामीन के, तीसरा है ग्लूटामिक के अम्ल या ग्लूटामीन के, चौथा इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 59 में आपका होगा ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामीन के। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका तीसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। डी फार्मा के छात्र जितने भी हैं वो पूरी तन्मयता से वीडियो देखें। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर उसमें होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी लोग ध्यान दें, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तो नंबर 1 ग्लिसरॉल, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, तीसरा है मोनोसैकेराइड, चौथा है इम्यूनो अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन अणु किस अणुओं के बहुलक होते हैं? सभी लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। आर पार का सेशन चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 60 नंबर में इम्यूनो अम्ल, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त इम्यूनो अम्लों में अतिरिक्त तथा तात्विक अम्लों की संख्या क्रमशः होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। 10-10, दूसरा है 8-12, तीसरा ऑप्शन है आपका 15-5 और पाँचवा ऑप्शन है 12 और 8। ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर। तो सभी लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। तो जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। 10-10 होगा। प्रोटीन अणुओं में प्रोटीन प्रयुक्त अमीनो अम्लों में अतिरिक्त तथा तात्विक अम्लों की संख्या कितनी होती है? 10-10 होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक इम्यूनो अम्ल अणु में होता है? नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा COOH समूह, तीसरा है NH2 समूह, चौथा ये सभी। ध्यान दीजिएगा, 62 यहाँ पर आपका, यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। इनमें से कौन सा प्रत्येक पदार्थ इम्यूनो अम्ल अणु में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ये सब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किनके अणु जल में घुलने पर उभयनिष्ठ आयनों का काम करते हैं? सभी लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, दूसरा इम्यूनो अम्ल, तीसरा प्रोटीन्स के, चौथा ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड्स के। सभी लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 63, तो इम्यूनो अम्ल के, जिनका दूसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, सबसे सरल इम्यूनो अम्ल अणु होता है? 64 आपका एलेनिन का, दूसरा न्यूमीन का,
तीसरा वैलिन का, चौथा ग्लाइसिन का। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट करें जितने लोग देख रहे हैं। तो ग्लाइसिन का आपका उत्तर होगा ग्लाइसिन। चौथा ऑप्शन जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। 64 का चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि क्रमशः किसके माध्यम से होती है? नंबर 1 है वायु की CO2 तथा भूमि के जल के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन वायु की CO2 तथा जलवाष्प के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन वायु की CO तथा जलवाष्प के माध्यम से। चौथा इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग उत्तर बताने का कष्ट कीजिए। 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। तो जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। वायु की CO2 तथा भूमि जल के माध्यम से जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि क्रमशः माध्यम से होती है। वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि के जल के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि किसके माध्यम से होती है? तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इसमें ध्यान दें। नंबर 1 वायु की नाइट्रोजन के, दूसरा मृदा के नाइट्रोजन के, तीसरा मृदा की अमोनिया के, चौथा वायु की अमोनिया के। सभी लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। 66 नंबर में तो मृदा के नाइट्रेट के बिल्कुल सही उत्तर होगा, मृदा के नाइट्रेट के। नेक्स्ट एमिनो हरण में होता है, क्या होता है? क्वेश्चन मार्क है। नंबर 1 एक नाइट्रोजनीय यौगिक के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। दूसरा एक यौगिक के से इसका एमिनो समूह पृथक होता है। नेक्स्ट है किसी यौगिक के अणु की एमिनो समूह से अभिक्रिया होती है। चौथा उपयुक्त में से 2 उत्तर। तो ध्यान दीजिए, इम्यूनो हरण में होता है। 67 का आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक यौगिक से इसका इम्यूनो समूह पृथक होता है। तो जिनका दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को अब आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा पर्णहरिम के अणुओं की पोरफायरिन वलय की उत्पत्ति किसके अणुओं से होती है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोलीन पहला ऑप्शन, दूसरा है वैलिन, तीसरा ऑप्शन है टायरोसिन, चौथा ऑप्शन ग्लाइसिन। सभी लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 68 में ग्लाइसिन। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा पदार्थ टायरोसिन नामक इम्यूनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता? नंबर 1 एपिनफ्रीन, दूसरा मॉर्फिन, तीसरा थायरॉक्सिन, चौथा है डोपामीन। 69 का उत्तर होगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। कौन सा पदार्थ टायरोसिन नामक इम्यूनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मॉर्फिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुलीकरण को रासायनिक रूप से निर्जलीकरण तथा संघनन संश्लेषण इसलिए कहते हैं कि एकल की इकाइयों को जोड़ने वाले बंधों के बनने में होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 हाइड्रोजन के परमाणु मुक्त होते हैं, दूसरा हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग होता है, तीसरा जल के अणुओं का उपयोग होता है, चौथा जल के अणु मुक्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बहुलीकरण को रासायनिक रूप से निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण इसलिए कहते हैं कि एकल की इकाइयों को जोड़ने वाले बंधों के बनने में जल के अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। जल के अणु मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन के अणु की संरचना में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न में नंबर 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन में 3, चौथा ऑप्शन 4। 71 में आप ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट करें। इंसुलिन के अणु की संरचना में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिनका 2 ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, तंतुवत प्रोटीन में अणुओं की संरचना किस संरचना स्तर की होती है? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 तृतीय, दूसरा प्राथमिक, चौथा चतुर्थ,
और चौथा तीसरा चतुर्थक, चौथा है द्वितीयक। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तंतुवत प्रोटीन में अणुओं की संरचना किस रचनात्मक स्तर की होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग उत्तर बताने का कष्ट करें। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा द्वितीयक। जिनका द्वितीयक सही हो बधाई के पात्र हैं। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, पार एमीनोकरण में किसी यौगिक में होता है, क्या होता है? किसी यौगिक में, ध्यान दीजिएगा, यौगिक से इसका इम्यूनो समूह हट जाता है। दूसरा है यौगिक से एक इम्यूनो समूह जुड़ जाता है। दूसरा है यौगिक के इम्यूनो समूह का दूसरे यौगिक में हस्तांतरण होता है। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 73 नंबर। यहाँ पर किसी यौगिक के इम्यूनो समूह का दूसरी यौगिक में क्या होता है? हस्तांतरण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन नामक इम्यूनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता। नंबर 1 ऑक्सिन, दूसरा मेलेटोनिन, तीसरा है सीरोटोनिन, चौथा ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट करें, फिर उसके बाद मैं उत्तर बताऊँ। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ये सभी, ये सब आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुलीकरण में इम्यूनो अम्लों के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुलीकरण में इम्यूनो अम्लों के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बताने का कष्ट के। नंबर 1 पेप्टाइड बंध, दूसरा ग्लाइकोसिडिक बंध, तीसरा एमाइड बंध, चौथा इनमें से ए और सी दोनों। ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 4 नंबर सही होगा, ए सी दोनों। मतलब आपका पेप्टाइड बंध और एमाइड बंध दोनों सही होंगे। बहुलीकरण में इम्यूनो अम्लों के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड्स एमाइड के दोनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखला के एक छोर पर खुला इम्यूनो समूह होता है और दूसरे छोर पर खुला क्या होता है? नंबर 1 कार्बोसिल समूह, दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह, तीसरा है मिथाइल समूह, चौथा कीटोन समूह। ध्यान दीजिएगा, उत्तर आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक छोर पर खुला इम्यूनो समूह होता है और दूसरे छोर पर क्या होता है? तो कार्बोसिलिक समूह होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, अल्फा कुंडली तथा बीटा परत नामक वलित खंड किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं के होते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा प्रोटीन, चौथा है फास्फोलिपिड्स। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 77, क्वेश्चन नंबर 77। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कुंडली तथा बीटा परत नामक वलित खंड किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं में होते हैं? तो प्रोटीन। जिनका तीसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। सभी लोग नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 78, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नंबर 1 है कोलेजन, दूसरा है एक्टिन, तीसरा ऑप्शन मायोग्लोबिन, चौथा है ट्यूबलिन। तो ध्यान दीजिएगा 78 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, बताने का कष्ट कीजिए। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं? तो मायोग्लोबिन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? नंबर 1 हिस्टोन, दूसरा ग्लूटेनिन, तीसरा ऑप्शन ग्लोबिन, चौथा है इन सब के। 79, तो 5 सेकंड का समय मैं ले रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। इनमें से कौन से प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? तो हिस्टोन भी सही है, ग्लूटेनिक भी सही है और ग्लोबिन्स भी सही है। तो इसका इस पर आधार पर कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर 4 सही है। जिनका सही है ऑप्शन नंबर 4 वो बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्रमशः नियामक, संरचनात्मक, संवाहक तथा विजातीय प्रोटीन का सही समूह है। ध्यान दीजिएगा, कोलेजन,
इंटरफेरान, ट्यूबलिन, एक्टिन। दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, इलास्टिन, ट्रांसफेरिन, मोनेलिन। तीसरा ऑप्शन है रेसिलिन और आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ग्लूटेनिन और थ्राम्बिन मायोसिन। ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है इंटरफेरान, कैसिन, फैसिओलिन, थायरॉक्सिन। तो ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। क्रमशः नियामक, संरचनात्मक, संवाहक तथा विजातीय प्रोटीन का सही समूह है। तो ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इंसुलिन, इलास्टिन, ट्रांसफेरिन, मोनेलिन। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन सल्फर, तीसरा हाइड्रोजन, क्षमा कीजिएगा, पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन सल्फर, तीसरा ऑप्शन कार्बन, चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। तो सभी लोग ध्यान दें कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल में होता परंतु प्रोटीन में नहीं होता? तो आपका 81 बिल्कुल सही होगा फास्फोरस। जिनका सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्लों के अणु किसके बहुलक होते हैं? नंबर न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोसाइड्स के, दूसरा वसीय अम्लों के, तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स के, चौथा नाइट्रोजनीय समाक्षारों के। 82 बिल्कुल सही उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड्स के। जिनका तीसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनीय समाक्षार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा आपका यूरेसिल, दूसरा है एडानिन, तीसरा ट्यूब्यूलिन, चौथा थायमिन। तो ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें से 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। 83, क्वेश्चन नंबर 83। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ट्यूबलिन, बिल्कुल सही उत्तर होगा ट्यूबलिन। नेक्स्ट, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनीय पदार्थों के अणुओं में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या क्रमशः होती है नंबर 2 एवं 4, दूसरा ऑप्शन 4 एवं 3, तीसरा ऑप्शन 4 एवं 4, चौथा ऑप्शन 4 एवं 2। ध्यान दीजिएगा 84। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 एवं 4। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स अणु किन अणुओं के संयोजन से बनते हैं? तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजनीय समाक्षार प्लस फास्फेट समूह के, दूसरा नाइट्रोजनीय समाक्षार प्लस फास्फेट समूह के, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह के, चौथा उपरोक्त में से बी तथा सी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें होगा बी और सी दोनों, अर्थात दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन भी सही होगा इसमें। ध्यान दीजिएगा तो इस आधार पर कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? नंबर 1 मायोसिन, दूसरा फाइब्रिनोजन, तीसरा ऑप्शन है इलास्टिन और चौथा ऑप्शन इन सब के। 86 नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इन सब के, मतलब प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं मायोसिन के, फाइब्रिनोजन के, तीसरा इलास्टिन के, अर्थात आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्रमशः न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन तथा धातु प्रोटीन का सही समूह है फास्फोबिटिन, दूसरा म्यूसिन, तीसरा हिस्टोन और दूसरा ऑप्शन है कैल्मोडुलिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनेक्टिन और तीसरा ऑप्शन है प्रोटैमीन और फिर उसके बाद रोडोप्सिन और फिर उसके बाद है हीमोसाइनिन और चौथा ऑप्शन है प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन और फिर उसके बाद हिस्टोन, फिर उसके बाद मायोग्लोबिन। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग ऑप्शन पर, थोड़ा नाम टफ है तो ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। क्रमशः न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन तथा धातु प्रोटीन का सही क्रम होगा प्रोटेमीन, रोडोप्सिन, हीमोसाइनिन।
आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक की सर्वव्यापी उपस्थिति का पता लगाया सन कब? बताने का कष्ट कीजिएगा आप लोग। नंबर 1 1888 में वाल्डेयर ने, दूसरा है 1869 में फ्रेडरिक माइखर ने, दूसरा ऑप्शन 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने, चौथा ऑप्शन 1889 में एल्टमान ने। तो ध्यान दीजिएगा 88 नंबर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर होगा 1830 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने। ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1830 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता है तथा प्रोटीन परंतु प्रोटीन में होता है? नंबर 1 कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा फास्फोरस, चौथा सल्फर। ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता परंतु प्रोटीन में होता है? ध्यान दिया, कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा फास्फोरस, चौथा सल्फर। आप लोगों के लिए विशेष जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रखूँगा, डी फार्मा और बी फार्मा और जितने भी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, उन सभी के लिए मैं टॉप 100 क्वेश्चन रखूँगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो ध्यान दीजिएगा, उसको ज़रूर आप लोग नोटिस कीजिएगा, सभी चैप्टरों से होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता परंतु प्रोटीन में होता है? तो ध्यान दीजिएगा 89 का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सल्फर। जिनका चौथा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार प्रयुक्त होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 4 के, दूसरा है ऑप्शन है 3 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन 2 प्रकार के, चौथा है 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 90, 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 5 प्रकार के, बिल्कुल सही उत्तर होगा 5 प्रकार के। न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार प्रयुक्त होते हैं? 5 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पदार्थ पिरामिडीन नाइट्रोजनीय समक्षार नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन साइटोसिन, दूसरा एडेनिन, तीसरा थायमिन, चौथा यूरेसिल। तो ध्यान दीजिएगा, 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। इनमें से कौन सा पदार्थ पिरामिडीन नाइट्रोजनीय समक्षार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एडेनिन। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एडेनिन। इनमें से कौन सा पदार्थ पिरामिडीन नाइट्रोजनीय समक्षार नहीं है? तो एडेनिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है? नंबर पिरामिडिन्स, दूसरा प्यूरिन्स, तीसरा दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 प्यूरिन्स जिनका सही है दूसरा ऑप्शन, वो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड्स अणु के आयोजन में भाग लेने वाले अणु हैं। नंबर 1 नाइट्रोजनीय समाक्षार प्लस 5 कार्बनीय शर्करा, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 5 कार्बनीय शर्करा प्लस फास्फेट समूह, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजनीय समाक्षार प्लस फास्फेट समूह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियोसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाले अणु इसमें से कौन सा सही है? तो आपका पहला ऑप्शन सही है। जिनका पहला ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन एक लेवल में है, बहुत लोगों का सही नहीं हो रहा होगा, मैं मानता हूँ, तो आप लोग घबराने कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेवल के हैं, थोड़ा टफ बनाया गया है, ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, डीऑक्सीराइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी समाक्षार की संलग्नता नहीं होती? तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 यूरेसिल, दूसरा है एडेनिन, तीसरा ऑप्शन गवानोसिन, चौथा है थायमिन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका उत्तर आप लोग बताइए। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय समाक्षार की संलग्नता नहीं होती? नंबर 1 यूरेसिल, दूसरा एडेनिन, तीसरा गवानोसिन, चौथा है थायमिन। क्वेश्चन नंबर 94, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यूरेसिल। जिनका सही है यूरेसिल वो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं क्यों?
कि नाइट्रोजनीय समाक्षारों में ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरा, पंचकार्बनीय शर्करा अणु ऋणात्मक आवेशी होता है। तीसरा, फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होता है। चौथा है फास्फेट समूह धनात्मक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेवल के, आप लोग घबराइएगा नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को आप लोग रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में होता है नंबर 1 फास्फेट समूह से एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंधों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन, दो अतिरिक्त नाइट्रोजनीय समाक्षार अणु शर्करा अणु से एनहाइड्राइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा ऑप्शन, फास्फेट समूह से या एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। और आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, शर्करा अणु से एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो 96 का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। फास्फेट समूह से एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उच्च न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड्स से व्युत्पन्न सह एंजाइम नहीं होता? नंबर 1 है सह एंजाइम ए, दूसरा NAD, तीसरा ऑप्शन FMN, चौथा है ATP। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ATP। ATP आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। जिनका चौथा ऑप्शन सही हो वो बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेवल के, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन लेवल के हैं और क्वेश्चन लेवल होने की वजह से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन लेवल इसलिए बनाया क्योंकि लेवल के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछला जो आप लोगों ने देखा अभी जो है ग्रुप ए और ई का, ये काफ़ी ज़्यादा टफ प्रश्न आए थे, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसमें लेवल के प्रश्न मैं आप लोगों के सम्मुख लाया हूँ। तो डी फार्मा बी फार्मा के छात्र सभी छात्र एक्टिव हो जाएं। तो जल के अणु किन बंधों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं? नंबर 1 हाइड्रोजन बंधों द्वारा, दूसरा आयनिक बंधों द्वारा, तीसरा सल्फाइड बंधों द्वारा, चौथा हाइड्राइड बंधों द्वारा। 98 का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा हाइड्रोजन बंधों द्वारा। जिनका पहला ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र। नेक्स्ट, राइबोज शर्करा में कौन से नाइट्रोजनीय समाक्षार की सहलग्नता नहीं होती है? नंबर 1 यूरेसिल, दूसरा थायमिन, तीसरा एडेनिन, चौथा गवानोसिन। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 सेकंड का समय दीजिए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 5 सेकंड का समय मैंने आपको दिया, आप लोग उत्तर बताइए। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा थायमीन। राइबोज शर्करा में कौन से नाइट्रोजनीय समाचार की सहलग्नता नहीं होती? तो थायमीन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, आज के एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स अणु को इसके न्यूक्लियोसाइड के आगे 5 मोनोफास्फेट जोड़कर इसलिए इंगित कर सकते हैं कि इनमें एक पंचकार्बनीय होती है शर्करा। दूसरा ऑप्शन, फास्फेट समूह शर्करा अणु के 5 कार्बन पर के OH समूह से जुड़ता है। तीसरा, नाइट्रोजनीय समाक्षार अणु शर्करा अणु के 5 कार्बन पर OH के समूह से जुड़ता है। चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड अणु से जुड़ने वाले फास्फेट समूह में फास्फोरस के 5 परमाणु होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी लोग बताने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। एक न्यूक्लियोटाइड अणु को इसके न्यूक्लियोसाइड के आगे 5 मोनोफास्फेट जोड़कर इसलिए इंगित कर सकते हैं कि फास्फेट के समूह शर्करा अणु के 5 कार्बन पर के OH समूह से जुड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रिक एडेनोसिन मोनोफास्फेट के अणु कहाँ पाए जाते हैं? नंबर 1 कोशिका कला में, दूसरा कोशिकाओं के माइटोमाल में, तीसरा ऑप्शन कोशिका कला की बाहरी सतह पर, चौथा केंद्रक में। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कोशिकाओं के माइटोमाल में।
ध्यान दीजिएगा, जिनका दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। चक्रिक एडेनोसिन मोनोफास्फेट के अणु कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं के माइटोमाल में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। समझ कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमयक का काम करने वाला उच्च ऊर्जावाहक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। नंबर 1 AMP, दूसरा ATP, तीसरा ऑप्शन NAD, चौथा है FAD। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उत्तर बताने का कष्ट करें 102 प्रश्न का। तो समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमयक का काम करने वाला उच्च ऊर्जावाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर ATP। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिनका दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल का होता है? अर्थात कितना प्रतिशत भाग जल होता है? नंबर 1 25%, दूसरा 80%, तीसरा 57%, चौथा है 90%। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट करें हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कौन सा अकेला ऐसा पदार्थ जो ठंडा होकर जमने पर फैलता है? नंबर 1 मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा जल, चौथा एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 104। तो ध्यान दीजिएगा, 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट करें, सभी लोग बताने का कष्ट करें। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर जल। जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? नंबर 1 25%, दूसरा 50%, तीसरा है 60%, चौथा 75%। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट करें। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में आप लोग पूरे मनोयोग के साथ अंत तक वीडियो देखिए। इसके लिए मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आशा करता हूँ आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो को भी शेयर करेंगे, आशा करता हूँ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी सोसाइटियों से भी जुड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका यहाँ पर 75% सही है, 75% सही, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो 75% भाग जल से ढका है। नेक्स्ट, जीवों के सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं। नंबर 1 खनिज, दूसरा विटामिन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा इनमें से 2। 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। तो जिनका बिल्कुल सही उत्तर होगा इनमें से 2। जीवों के सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं इनमें से 2। जीवों के सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दें। इनमें से 2, इनमें से 2 कौन कौन से हैं? इसका आप लोग उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग बताते हैं सही। नेक्स्ट, है या नहीं, दोनों कंडीशन में आप लोग बताइएगा, या क्वेश्चन में कौन सा होगा ऑप्शन, और या अलग से कोई चीज़ अगर आप लोगों को गलत लगता है कि इनमें से कोई नहीं, तो वो भी आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा आंसर स्वरूप। देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं। नेक्स्ट, फास्फोलिपिड्स DNA, RNA तथा कुछ प्रोटीन आदि संरचनात्मक जैविक अणुओं के संयोजन में भाग लेने वाले खनिज हैं। नंबर 1 केवल फास्फोरस, दूसरा केवल सल्फर, तीसरा लौह, चौथा फास्फोरस एवं सल्फेट। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, फास्फोरस एवं सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं? नंबर 1 लौह तथा तांबा, दूसरा कैल्शियम तथा लौह, तीसरा सोडियम तथा कैल्शियम, चौथा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, लौह तथा तांबा। प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की प्रक्रियाओं
के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं? लौह तथा तांबा। नेक्स्ट, गन्ने में उपस्थित शर्करा इनमें से किस रूप में होती है? नंबर 1 माल्टोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा ग्लूकोज। तो ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है, सभी लोग बताने का कष्ट करें। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका दूसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, जीवों के बृहद पोषण पदार्थ होते हैं। नंबर न्यूक्लिक अम्ल एवं लिपिड्स के, दूसरा कार्बोहाइड्रेट के, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन के, चौथा ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जीवों के बृहद पोषक पदार्थ होते हैं ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनेक प्रकार के अपृष्ठवंशी जंतुओं के रक्षात्मक खोलों तथा पृष्ठवंशी जंतुओं के अंतः कंकाल में अधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला खनिज है। नंबर 1 कोबाल्ट, दूसरा मैंगनीज, तीसरा कैल्शियम, चौथा सोडियम। तो आपका ऑप्शन सभी लोग बताने का कष्ट करें। अनेक प्रकार के अपृष्ठवंशी जंतुओं के रक्षात्मक खोलों तथा पृष्ठवंशी जंतुओं के अंतः कंकाल में अधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला खनिज क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। काफ़ी चर्चा में ये रहता है, जिसकी कमी से मनुष्य या जीव कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम। जिनका तीसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन, पर्णहरिम, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 फास्फोरस, दूसरा आयोडीन, तीसरा मैग्नीज, फिर उसके बाद तांबा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन सल्फर, फास्फोरस, लौह, तांबा, चौथा आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, लौह। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को उत्तर बताना है। सभी लोग बताएं। हीमोग्लोबिन, पर्णहरिम, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह कौन सा है? तो जिनका दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र, लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तंत्रिकीय आवेगों के प्रसारण कोशिका कला की परंपरागत तथा ECF की प्रसारणीय के लिए महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। नंबर 1 सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, दूसरा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तीसरा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, चौथा लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताने का कष्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में विनर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 114 विनर प्रश्न है। आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। जितने लोग अभी सभी साइटों से नहीं जुड़े हैं, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से, वो जुड़ने का प्रयास करें, मेरा निवेदन है हृदय से। और साथ ही साथ जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं, अर्थात चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में ढेर सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे, जुड़ेंगे चैनल से। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट में आप लोगों को बायोलॉजी नेक्स्ट डे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है क्वेश्चन। कम से कम 8 से 10 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के। ऐसी स्थिति में आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आने वाले समय में क्लासें भी पॉलिटेक्निक की चलाएगी, इसलिए आप लोग पूरी तरीके धर्म हिस्ट्री परिवार से जुड़े रहिए। पूरे कोर्सेज चलाए जाएंगे, आपके विद्यालय संबंधी जितने भी न्यूज होगी, कौन सा विद्यालय किस आधार पर चयन करें, सारी जानकारी आप लोगों को धर्म हिस्ट्री परिवार पर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लोग चैनल से बने रहें। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।